बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है जो 4 है। एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। उससे भी पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। इसमें सबसे बड़ी पावर 1 ही है ना। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसमें इसका मतलब है इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, अगर एक से ज़्यादा इक्वेशनें आ जाती हैं तो उस सारी इक्वेशनों को एक वक्त में हैंडल करना या एट ए टाइम उनको हैंडल करना पड़ जाए तो उन सारी इक्वेशन को इकट्ठा हम कहते हैं कि वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि पावर डिग्री 1 होनी चाहिए और सिस्टम का मतलब है कि एक से ज़्यादा इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा इक्वेशन को एट ए टाइम डील करना, उन सारी इकट्ठी इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अच्छा जैसे ये आपके एक्सरसाइज के अंदर है, अब देखें ये सारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सब की पावर 1 है, सब की डिग्री 1 है। तो देखें एक से ज़्यादा इक्वेशन आ रही है, कोई अकेली इक्वेशन नज़र आ रही है आपको, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको। उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब है अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ऐसी वैल्यूज़ जो उस सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि आप मुझे बताएं ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके अंदर क्या है, वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। इसका मतलब है ऐसी वैल्यूज़ जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज़ जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन वैल्यूज़ को कहते हैं कि वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, यानी इसका हल है। ये नहीं कि एक पहली को हल वो सॉल्व यानी कि सेटिस्फाई करती हैं वैल्यू, दूसरी को नहीं करती तो वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन का मतलब है कि वो ऐसी वैल्यूज़ जो इस सिस्टम ऑफ पूरे सिस्टम को जो है सेटिस्फाई करती हैं, तीनों इक्वेशन या चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो उन वैल्यूज़ को कहते हैं कि वो सारी वैल्यूज़ इनका एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन की टाइप्स होती हैं। एक सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इन्फिनिट सोल्यूशन, एक होता है नो सोल्यूशन। अब देखें अगर ऐसी वैल्यूज़ हों, अगर ऐसी वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही मसलन एक ही बार वैल्यूज़ हों, मसलन अगर x की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की वैल्यू 4 है, यानी कि ये सिर्फ यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करें। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज़ मतलब एक ही बार कोई वैल्यूज़ हैं 1 3 4, अगर वो इसके अलावा कोई वैल्यूज़ इसमें सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ग्राफिकल इसको देखें तो हम कह सकते हैं यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब है अगर सोल्यूशन यूनिक है तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि वो जो लाइनें होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है इन लाइनों का तो हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन यूनिक है। यानी कि x1 x3 यानी कि इस पॉइंट पे अगर 3 डायमेंशन में है तो आप z एक्सिस भी शामिल कर लेंगे, यानी कि ये x1 है, यानी कि सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो तीनों अगर 3 वेरिएबल आ रहे हैं तो 3 एक्सिस शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं इस पॉइंट एक ही पॉइंट पर अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उस एक पॉइंट को हम कहते हैं कि वो उसका सोल्यूशन है। और एक ही पॉइंट है तो फिर सोल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ही होता है एक ही। ठीक है, अब इन्फिनिट सोल्यूशन का क्या मतलब है, अगर सपोज करते हैं हमारे पास ऐसी लाइनें आ गई हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर मतलब पड़ी हुई हैं। मतलब एक लाइन है इस तरह जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जा रही है। ठीक है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जा रही है। अब देखें इस पॉइंट पे देखें, ये भी दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। इस पॉइंट पे भी दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं, इस पे भी सेटिस्फाई करती हैं एक दूसरे को। जो मर्ज़ी पॉइंट ले लें उसको सेटिस्फाई करती हैं। तो मैंने बताया ना सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज़
जो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो ज़ाहिर बात है ये तो इनफाइनाइट जो है वैल्यूज़ इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब है इन दो लाइनों का या इन दो लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि वो जो इक्वेशन होती हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इन जो लाइनें हैं इनको ये बेशुमार पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इनका जो है सोल्यूशन है वो इन्फिनिट सोल्यूशन पाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, कोई एक सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, ये बेशुमार पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब नो सोल्यूशन का क्या मतलब है? अगर कोई भी वैल्यू ना हो, मसलन कोई ऐसी वैल्यू हमें मिले ही ना कि जो इसको सेटिस्फाई करती हैं तीनों इक्वेशन को एट ए टाइम, तो हम कहेंगे उसका सोल्यूशन आया नहीं है। उसकी ग्राफिकली एग्जांपल किस तरह हो सकती है? अगर एक लाइन इस तरह जा रही है, और एक दूसरी लाइन उसी के पैरेलल जा रही है, अब मुझे बताएं क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कभी भी? ये तो आगे जाती जाएगी, ये भी इधर से आगे जाती जाएगी, ये नीचे से इधर जाती जाएगी, ये जाती जाएगी, ये तो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी। तो जो क्रॉस ही नहीं करेंगी तो फिर इसका मतलब है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका सोल्यूशन ही नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, सेटिस्फाई तब करती हैं अगर ये इंटरसेक्ट करें। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो हम कहते हैं कि वो इनका सोल्यूशन इनफाइनाइट है। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम कहते हैं कि उसका सोल्यूशन है ही नहीं है। ठीक है, नो सोल्यूशन। अब अभी हम आगे जो है ना वो कंडीशनें देखेंगे कि कौन सी कंडीशनें होंगी तो वो सोल्यूशन यूनिक होगा, कौन सी होंगी तो इन्फिनिट होगा, कौन सी होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये एक टर्म के कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसका सोल्यूशन कोई ना कोई सोल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो, चाहे वो इन्फिनिट उसके सोल्यूशन हो। मतलब यह है कि कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसका कम से कम एक सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसका सोल्यूशन होता ही नहीं है उसको हम कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यानी कि उस सिस्टम के अंदर ऐसी लाइनें पाई जाती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई इस तरह जा रही है, कोई इस तरह, कोई इधर जा रही है, कोई तीनों अगर पैरेलल हैं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब आ जाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम को एक मैट्रिक्स की शक्ल में चेंज कर देते हैं, वो कैसे चेंज करते हैं? अगर ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नज़र आ रहा है ना, जब मैं सिस्टम का लफ्ज़ बोलूँगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक से ज़्यादा इक्वेशनें कहीं पर लिखी हुई हैं। अब देखो ये एक से ज़्यादा इक्वेशनें हैं, इनका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर इसको हम इस मैट्रिक्स में इस तरह लिख दें कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है कि यानी कि सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट मैट्रिक्स इधर लिख देते हैं। मसलन 2 2 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, पहले दूसरे का 2 है, तीसरे का 1 है, इसका 3 है, 0 1 है, -1 1 और 1। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके साथ मिला के दूसरी तरफ हम लिख देते हैं ये 1 4 और 5। यानी कि जो राइट साइड पे जो वेरिएबल के अलावा जो नंबर होंगे वो इक्वल के उस साइड पे जो लिखे होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, अगर उनको भी साथ शामिल कर लें, उनका मैट्रिक्स बना लें, उन सब का एक मैट्रिक्स बना लें, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है और उसको हम डिनोट करते हैं साथ बी लिख के। ठीक है, यानी कि जो भी नाम देना, आप बी बड़ा नाम मैट्रिक्स का कुछ भी दे सकते हैं ना, बी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, सी, लेकिन साथ छोटा सा बी लिख देंगे तो इसका मतलब है ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है कि आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और उनके सामने वाला जो वेक्टर है यानी कि 1 4 5 ये एक वेक्टर है, वो भी साथ शामिल करके जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि वो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बड़े फ़ायदे हैं, इसको ये बड़ा हेल्पफुल है अगर आप सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब है कि आप जो है वो किसी मैट्रिक्स को उसकी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस रो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा। यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब है रोज़ के साथ हम वो 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। वो 3 ऑपरेशन कौन से हैं? यानी किसी नॉन ज़ीरो नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर नंबर ही होता है ना। तो यानी कि दूसरा ऑपरेशन क्या होता है? पहला ऑपरेशन है कि किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कि कोई से दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। ठीक है,
तो तीसरा ऑपरेशन होता है कि हम किसी रो को नॉन ज़ीरो या स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में जमा कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो ऑपरेशन होते हैं इनको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके बाद आ जाता है एशिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं एशिलॉन फॉर्म का क्या मतलब है। अगर ऐसा मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ज़रिए अगर हम मैट्रिक्स को ऐसी शक्ल में चेंज कर दें कि उसका हर रो का जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। क्या मतलब मैंने क्या बोला है कि ऐसी किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के ज़रिए, यानी जो तीन ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं कि तीन ऑपरेशन मैंने आपको बताया कि किसी भी रो को हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी दो रोज़ को हम किसी नॉन ज़ीरो मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हम उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन तीन ऑपरेशन के ज़रिए हम अगर किसी मैट्रिक्स को ऐसी शक्ल में चेंज कर दें कि उसके नीचे वाले यानी कि हर रो के जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके नीचे तमाम के तमाम ज़ीरो हो जाएंगे, तो ऐसी शक्ल क्या बन जाती है, एशिलॉन फॉर्म बन जाती है या एशिलॉन शक्ल बन जाती है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, अब इसमें गौर से देखें पहली रो का नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, पहली रो का नॉन ज़ीरो यानी कि जो ज़ीरो ना हो वो पहला डिजिट कौन सा है, पहला डिजिट तो ये है। अब मुझे बताएं इसके नीचे सारे ज़ीरो हैं, सारे ज़ीरो हैं। उसके बाद अगली रो में आ जाते हैं, अगली रो के राइट साइड पे देखें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 9 है। अब 9 के नीचे ज़ीरो हैं जी, सारे ज़ीरो हैं। अगली रो में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है ही नहीं, उसमें नहीं देखेंगे हम। इसका मतलब है ये किस शक्ल में है, ये एशिलॉन शक्ल में है, ये एशिलॉन फॉर्म में है। तो ऐसी शक्ल किसी मैट्रिक्स की ऐसी शक्ल को कहते हैं एशिलॉन फॉर्म। तो इस शक्ल में कैसे लाया जाता है, इन तीन ऑपरेशन के ज़रिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ज़रिए हम इस शक्ल में इसको ला सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। बल्कि हम लाएंगे इन क्वेश्चन जो जब सॉल्व करेंगे तो इस शक्ल में हम लाएंगे। उसके बाद आता है रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म। रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म का मतलब है कि आप हर रो का जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी कि पहले तो इस शक्ल में लेके आना है, फिर आपने क्या करना है उस मैट्रिक्स के हर जो पहला नॉन ज़ीरो यानी कि पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं होगा उसको आपने 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे सारे ज़ीरो बनाने हैं। अब देखो पहली जो रो है उसका नॉन ज़ीरो डिजिट ये 1 है, उसके नीचे सारे के सारे ज़ीरो बने हैं। दूसरी रो में नॉन ज़ीरो डिजिट किस कहाँ पर है, दूसरी रो में नॉन ज़ीरो डिजिट ये है जो ज़ीरो नहीं है, क्या उसके ऊपर नीचे सारे ज़ीरो बने हुए हैं, ठीक है जी, ज़ीरो बन गया। अगली रो में चले जाते हैं, अगली रो में देखें वो सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये बन रहा है, बाकी सारे तो ज़ीरो हैं, पहले नंबर तो भाई ये आ रहा है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसके ऊपर नीचे सारे के सारे ज़ीरो हैं और इनको 1 भी बनाना आपने। तो ऐसी शक्ल में अगर आप इसको ले आएँ तो इस शक्ल को, किसी मैट्रिक्स की शक्ल को कहते हैं कि रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म है। तो अब उसके बाद आपने देखना है कि रैंक ऑफ रिड्यूस ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म या एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो इतनी तादाद रोज़ की ऐसी तादाद जो कि ज़ीरो नहीं है उस तादाद को हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का वो रैंक है। अब देखो ये किस शक्ल में है, ये एशिलॉन फॉर्म में है, ये किस में है, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में। तो मैंने बताया कि आप अगर किसी मैट्रिक्स को एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, तो अगर फिर आप गिनते हैं कि उसकी रोज़ की तादाद कितनी है जो कि ज़ीरो नहीं है, ये जो ज़ीरो नहीं है क्योंकि इसमें ये वाले नंबर तो ज़ीरो नहीं है। ऐसी रो ज़ीरो होती है जिसके सारे के सारे नंबर ज़ीरो होते हैं। आप मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर उन रोज़ की तादाद कितनी है जिसके मतलब जो कि जो ज़ीरो नहीं है। तो ये दो रोज़ हैं, 1 2, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 रैंक है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 है। अब मुझे बताएं इस मैट्रिक्स में आ जाएं तो वो ऐसी रोज़ की तादाद बताएं जो कि ज़ीरो नहीं है। पहली ज़ीरो नहीं है, दूसरी भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर तो है ना जो ज़ीरो नहीं है, सारी तो ज़ीरो नहीं है ना। इसका मतलब है ये ज़ीरो नहीं है तो ये 2 होगी, ये तीसरी भी ज़ीरो नहीं है 3 होगी, तो ये ज़ीरो है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 रैंक है इसका, ठीक है। तो रैंक का भी आगे इस्तेमाल होना है। तो अब मुझे बताएं कि एशिलॉन फॉर्म भी हो चुकी है और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म भी हो चुकी है और उसके बाद रैंक का भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आ जाता है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और गॉस
जॉर्डन मेथड या जॉर्ज जॉर्डन मेथड, जो भी पढ़ सकते हैं आप इसको। इसका मतलब है अगर आप ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, अगर किसी सिस्टम को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में आप चेंज करते हैं और उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो फिर उनको यानी फिर उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए फाइंड करते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, अगर आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करते हैं और उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं और दोबारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, यानी कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप जो आपने चेंज किया था ना, सिस्टम को मैट्रिक्स के अंदर चेंज किया था, अब आपने एशिलॉन फॉर्म में चेंज करके बैकवर्ड जाना है, यानी कि वापस इक्वेशन की शक्ल में जाना है। फिर आपने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस मेथड को कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो उसके बाद आ जाता है गॉस जॉर्डन मेथड या जॉर्ज जॉर्डन मेथड। तो जॉर्ज जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को उसको आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो फिर आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसको वापस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं उसको, उस सारे तरीक़ाकार को क्या कहते हैं, जॉर्ज जॉर्डन मेथड। अब एक लास्ट चीज़ रह गया हमारे पास का सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक कब होता है, इन्फिनिट नो सोल्यूशन। इस हमें पता कैसे चलता है कि सोल्यूशन यूनिक होगा या इन्फिनिट होगा या नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है। अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉसियन एलिमिनेशन के ज़रिए हल करते हैं या जॉर्ज जॉर्डन के ज़रिए हल करते हैं, तो हमारे पास ये इन तीन केस में से कोई ना कोई एक केस आ सकता है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो। रैंक ऑफ ए का क्या मतलब है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, जब आप सिस्टम को इस मैट्रिक्स के आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर चेंज करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि डॉटेड लाइन से जो इधर वाला हिस्सा होता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, यानी कि ये सारा क्या है, ए मैट्रिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ ये सारा ए मैट्रिक्स है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस सारे मैट्रिक्स को, अगर ये डॉटेड लाइन को हम मतलब भूल जाएं और ये सारा एक मैट्रिक्स हो, इसको हम कहते हैं कि ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। अब ये क्या है कि ये इन तीन केसेस में से एक केस आ सकता है गॉसियन एलिमिनेशन दोनों मेथड के ज़रिए हल करने से या जॉर्ज जॉर्डन के ज़रिए हल करने से। ये तीन केसेस आपके सामने आ सकते हैं। अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के और वो तादाद उनकी बराबर हो नंबर ऑफ़ अननाउंस। अननाउंस का क्या मतलब है, जितने वेरिएबल आ रहे हैं। अगर x1 x2 x3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब है अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, यानी कि x1 x2 और x3 3 वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर, तो हम कहेंगे अननोन कितने, 3 है, तादाद कितनी है इनकी, 3 है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो तो वो जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। कैसे, अब देखें इसकी एग्जांपल नीचे मैंने बताई हुई है इधर। अब देखें ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हमने एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर दिया है। देखो पहले नंबर के नीचे ज़ीरो हैं, दूसरे के भी नीचे ज़ीरो हैं, तीसरा तो है ही मतलब यहाँ पर है, इसके नीचे हम नहीं देखेंगे। अब देखो इसका जो रैंक है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 है, ठीक है, इसका रैंक 3 है। अब टोटल जो मैट्रिक्स है उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे, उसका रैंक भी कितना है, 3 है, यानी ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, सारे मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3 है, इसका भी रैंक कितना है, 3 है, और रैंक 3 है, और उसका मतलब है नंबर ऑफ़ अननोन कितने थे, वो भी 3 थे। इसका मतलब ये हुआ जितनी तादाद रैंक ए की है उतना ही रैंक ए बी का है, और उतना ही नंबर ऑफ़ अननोन है। अगर ये केस हो जाए तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये भी आपने कॉपी पे अपनी भी नोट कर लेना ये केस। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन वो नंबर ऑफ़ अननोन की तादाद से कम आए उसका आंसर, ठीक है, यानी कि वो रैंक उसका कम हो। मसलन फॉर एग्जांपल ये है, अब देखिए रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, रैंक ऑफ सारे मैट्रिक्स का यानी कि ए बी का कितना है, वो भी 2 है। देखो ना ये सारे ज़ीरो हैं, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है, 2 है। इसका रैंक छोटे मैट्रिक्स का ए का रैंक भी 2 है, और सारे बड़े मैट्रिक्स का भी रैंक भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ़ अननोन तो 3 थे ना, नंबर ऑफ़ अननोन तो 3 थे, तो ये इससे कम है 3 से। तो ऐसे जो मैट्रिक्स, ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, यानी कि इस केस में
उसके सोल्यूशन कितने आएंगे, इनफिनिट सोल्यूशन आएंगे, इनफिनिट सोल्यूशन आएंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि रैंक ऑफ ये जो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर ना हो, तो ऐसे केस में जो है कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये इसका रैंक क्या है, इस ए मैट्रिक्स का रैंक है 2 और इस सारे मैट्रिक्स यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, वो तो 3 है और 2 3 के बराबर तो नहीं होता, तो हम कहेंगे इसका रैंक इसके बराबर नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर भी स्टॉप कर देंगे, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है।